वेलकम टू डाउट बस्टर्स गाइज। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीपीसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 3। पार्ट 1, 2, 3 इज ऑलरेडी ऑन आवर चैनल। आप जानते ही होंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 जो 30 नवंबर 2025 को होने वाला है, सीपीसी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर सीपीसी में से 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ऑलरेडी हम पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, गो टू आवर चैनल, वॉच दोज पार्ट्स एज वेल। आप जानते ही होंगे कि हम हर वीडियो में 15-20 क्वेश्चंस लेके आते हैं। आपको टोटल इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपका स्कोर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा कि आपका स्कोर 20 में से कितना आया है। इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि वी फॉलो द पैटर्न ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो विदाउट फर्दर अडू चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हु मे फाइल एन अपील अगेंस्ट एन एक्स पार्टी डिक्री। यानी कि जो एक्स पार्टी डिक्री होती है, एक्स पार्टी डिग्री का मतलब होता है कि मान लीजिए एक पर्सन ने, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, बी के खिलाफ कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया। अब सूट के बाद क्या हुआ, समन्स हुए। समन्स में बी को बुलाया गया कोर्ट के अंदर, बट कोर्ट में बी प्रेजेंट नहीं होता। जज साहब थोड़ा समय दे देंगे, मान लीजिए सेकंड कॉल की या थर्ड कॉल की। उसके बाद ए क्या कहता है जज साहब को कि जज साहब, बी इज नॉट गोइंग टू कम टू द कोर्ट, प्लीज एक्स पार्टी डिग्री पास कर दीजिए मेरे फेवर में। अब मान लीजिए बी को भूले भटके बहुत टाइम, थोड़े टाइम बाद याद आता है कि भाई मेरा तो केस भी था। अब वो जाता है कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट में वो अपील फाइल करता है एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट में। अब ये अपील कौन फाइल कर सकता है जिसके खिलाफ एक्स पार्टी डिग्री हुई है? क्या वो सिर्फ प्लेंटिफ है या फिर डिफेंडेंट है या फिर बोथ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, कोई भी, या फिर कोई भी पास नहीं, कोई भी अपील नहीं कर सकता एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ? हर वीडियो में आपको 5 सेकंड्स देते हैं हर क्वेश्चन के बाद, ताकि आपने क्वेश्चन को पढ़ के आंसर को सही से समझ के टिक लगा पाओ। 5 सेकंड्स यू हैव, थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द राइट आंसर। देखिए गाइस, अगर हम बात करें अपील की, कोई भी पर्सन वेदर इट इज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, कोई भी पर्सन अपील में जा सकता है एक्स पार्टी डिग्री के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस, अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अराउंड द कॉर्नर है, आने ही वाला है, तो प्लीज सारी वीडियोस को देखें। हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने अपने चैनल पे डाली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, सीपीसी से। सो प्लीज वॉच दीज वीडियोस which is going to help you in your all India bar examination. Let's move on to question number 2. Question number 2 कहता है, which provision empower the court to correct clerical or arithmetical mistake in judgment or decree? मान लीजिए कोर्ट ने कोई डिक्री या फिर जजमेंट पास किया और उसमें कोई भी अर्थमेटिकल या फिर क्लेरिकल मिस्टेक हो गई। अब कौन सा प्रोविजन है सीपीसी के अंदर जो ये एम्पावर करता है कि भाई वो उसको करेक्ट किया जा सके? क्या वो सेक्शन 151 है, सेक्शन 152, सेक्शन 153 या फिर सेक्शन 153 ए? यू हैव 5 सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट, think about it guys. The right answer is option B, 152 of CPC. 152 of CPC एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो अपनी क्लरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक्स को जो जजमेंट में हुई है उससे करेक्ट कर पाए। 152 टॉक अबाउट इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन इज करेक्ट? अब एग्जीक्यूशन क्या होता है? डिक्री आने के बाद अब उसे आप एग्जीक्यूट भी तो करवाएंगे, यानी कि उसको आप एक्शन में भी तो लाएंगे, उसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। तो ये कहता है कि इन जो 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के बारे में ठीक है? ओनली द कोर्ट विच पास द डिक्री कैन एग्जीक्यूट, ऑप्शन बी ओनली द अपेरेंट कोर्ट कैन एग्जीक्यूट द डिक्री, option C either the court which passed the decree or transferee court can execute it, or option D execution requires filing of a new suit.
You have 5 seconds. Think about it. The right answer is option C. Either the court which passed the decree, या तो वो कोर्ट जिसने डिग्री पास की है या फिर ट्रांसफरी कोर्ट कैन एग्जीक्यूट इट. यानी कि मान लीजिए कोर्ट ए ने डिग्री पास की, या तो कोर्ट ए या फिर कोर्ट ए ने डिग्री पास की और भेजा कोर्ट बी के पास एग्जीक्यूट कराने के लिए. तो क्या फिर कोर्ट बी इस केस के अंदर, मान लीजिए कोर्ट ए ने डिग्री पास की और उसने किसी को ट्रांसफर नहीं किया, तो कोर्ट ए एग्जीक्यूट करवा सकती है, या फिर कोर्ट बी जिसके बाद ट्रांसफर की गई है वो एग्जीक्यूट करा सकती है. मान लीजिए ए ने भेजा बी के पास पर बी अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही, तो ए भी एग्जीक्यूट करवा सकती है. सो क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, अ सिविल सूट इज सेट टू बी इंस्टीट्यूटेड. अब सिविल सूट कब इंस्टीट्यूट माना जाता है? ऑप्शन ए, व्हेन द cause of action arises. I'm sorry, the question is different. A civil suit is said to be instituted, हाँ ठीक है, when the cause of action arises, when summon is issued, when the plaint is presented to the court, और when written statement is filed. बताइए कि भाई कोई इंसान अब ए कोर्ट के अंदर जब सूट को लेके जाता है तब इंस्टीट्यूट माना जाता है, या फिर जब कोर्ट उस पर सम्मन करती है जब माना जाता है, या फिर जब प्लेंट को प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट के अंदर तब माना जाता है, या फिर जब ये बंदा बी है ये इसका रिटर्न स्टेटमेंट WS फाइल करता है जब इसे इंस्टीट्यूट माना जाता है. कब सिविल सूट को इंस्टीट्यूटेड माना जाता है? 5 सेकेंड्स. बताइए गाइस, कब माना जाता है? द राइट आंसर इज when the plaint is presented to the court. देखिए कोई इंसान अपना सूट फाइल किया, सूट फाइल करके वो सूट कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, कोर्ट में लाया गया. जैसे ही वो कोर्ट के अंदर लाया जाएगा उस सूट को इंस्टीट्यूटेड मान लिया जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ डिक्री, एक ऐसी डिक्री पास्ड बाय अ कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन, यानी कि किसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं था और उसने क्या कर दिया, डिक्री पास कर दी. अब वो डिक्री क्या है? क्या वो डिक्री वॉइडेबल है? यानी कि डिपेंड करता है कि वॉइड हो गया वॉइड, या फिर ऑप्शन बी वॉइड है, या ऑप्शन सी इरेगुलर बट वैलिड है, इरेगुलर है बट वैलिड है, या ऑप्शन डी क्यूरेबल डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को क्योर किया जा सकता है. वो डिक्री क्या होगी? 5 सेकेंड्स है आपके पास, सोचिए. बताइए गाइस, ऐसी डिक्री को क्या कहा जाएगा, क्या करा जाएगा उसका जुरिस्डिक्शन के बिना, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बिना? ऐसी डिक्री वॉइड है, यानी कि उसकी कोई वैधता नहीं है, वो वैलिड नहीं है. इट इज वॉइड. सो क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं. So let's move on to question number 6. The provisions regarding bar to further suit are contained in. यानी कि किसी इंसान ने, मान लीजिए पर्सन ए है, इसने कोई सूट फाइल किया था पास्ट में या फिर मान लीजिए प्रेजेंट में फाइल किया. अब इस इंसान को फ्यूचर में सूट फाइल करने से बार कर दिया गया है. तो ऐसा क्यों किया गया ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए. किस किस सिचुएशन में किया जा सकता है, आई मीन, बट इसका कौन से सेक्शन के अंदर बताया गया है इसके बारे में? सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 या फिर सेक्शन 13? 5 सेकेंड्स, थिंक अबाउट इट. बताइए गाइस, कौन से सेक्शन के अंदर बार टू फर्दर सूट है? द राइट आंसर इज सेक्शन 12. सेक्शन 12 बोलता है कि किसी भी इंसान सेम कोज ऑफ एक्शन में सूट फाइल करने से बार कर दिया जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हेन कैन अ कोर्ट ग्रांट टेम्पररी इंजंक्शन. कहीं हमने पढ़ा था टेम्पररी इंजंक्शन 39(1)(2) में है, बट कब ग्रांट की जाती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है.
ऑप्शन ए, व्हेन देयर इज prima facie case, balance of and balance of convenience. Option B, when defendant admits the claim. ऑप्शन सी, व्हेन देयर इज फाइनल डिक्री, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं। 5 सेकेंड्स हैं गाइस आपके पास, सोचिए कि कब टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट की जाती है। देखिए, टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब होता है कि उस चीज पे रोक लगा देना कि पार्टी उसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट ना कर पाए, उसे सेल ना कर पाए, उसे क्या कहते हैं बाय ना कर पाए, एक्सेट्रा। टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब होता है स्टॉप लगा देना, पर टेम्परेरी स्टॉप है। अब ये कब होता है कोर्ट के अंदर? कोर्ट ज्यादातर उसमें देखती है कि प्राइमा फेसी केस है और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है या नहीं। मान लीजिए कोर्ट सोचता है कि भाई अगर मैं टेम्परेरी इंजंक्शन आज लगाता हूं, या कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट उस पर टेम्परेरी इंजंक्शन लगाती है, तो क्या उससे पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो एडवर्सली अफेक्ट तो नहीं हो रहा? अगर वो नहीं लगाती है, क्या उससे भी एडवर्सली इफेक्ट आ रहा है? तो ये सब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखना पड़ता है, प्राइमा फेसी केस देखना पड़ता है। तो इसी वजह से ये सब चीजें ध्यान में रख के टेम्परेरी इंजंक्शन लगाता है कोर्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल वंस अ डिक्री ऑलवेज अ डिक्री मीन्स। ये जो प्रिंसिपल है उसका मीनिंग क्या है? A decree can be modified anytime. Option B, a decree cannot be altered except as provided by law. Option C, decree becomes void after execution. Option D, decree automatically expire after limitation. 5 seconds है, बहुत easy है आंसर, आपको पढ़ते ही पता लग गया होगा। Think about it. 5 seconds. Think about it, guys. What is the right answer? The right answer is a decree cannot be altered except as provided by law. यानी कि जो डिक्री दे दी गई उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ऑलवेज अ डिक्री, बशर्ते लॉ के अंदर उसका कोई प्रोविजन हो या फिर लॉ उसे अलाउ करता हो। Therefore, it is said that once a decree, always a decree. So, question number 8, option B is the correct answer. Let's move on to question number 9. Which of the following is not a type of decree? कौन सी चीज डिक्री नहीं है? ये तो हम लॉ स्टूडेंट पढ़ते ही हैं। अक्सर हमारा डिक्री का जब क्वेश्चन आता है तो हम उससे भी डिक्री के बारे में हम पहली बार बुक उठा के पढ़ते हैं, तो इसमें हमें बताया जाता है क्या चीज डिक्री नहीं है और क्या चीज डिक्री है। ऑप्शन ए, प्रिलिमिनरी डिक्री। ऑप्शन बी, कंडीशनल डिक्री। ऑप्शन सी, फाइनल डिक्री। या फिर ऑप्शन डी, समरी डिक्री। क्या चीज डिक्री गाइस नहीं है? कॉन्सेंट्रेट ऑन नॉट। क्या चीज डिक्री नहीं है? थिंक अबाउट इट। द राइट आंसर इज समरी डिक्री। अगर आप डिक्री की डेफिनेशन पढ़ोगे तो बताता है कि प्रिलिमिनरी डिक्री, कंडीशनल डिक्री और फाइनल डिक्री के बारे में वो बताता है, बट समरी डिक्री के बारे में कहीं भी सेक्शन नहीं बताता है, तो इसीलिए समरी डिक्री को डिक्री नहीं माना जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। रिव्यू ऑफ जजमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर। जो जजमेंट का रिव्यू है वो किस सेक्शन में या फिर किस ऑर्डर में दिया गया है? सेक्शन 114, order, I don't know what's called XNL. I need to check that. Actually, my Roman गिनती is very bad. Okay, so option A, option B, option C और option D आप पढ़ लेना, खुद पढ़ के एक बार बताओ कि रिव्यू ऑफ जजमेंट किस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। 5 seconds you have. Think about it. देखिए गाइस, रिव्यू ऑफ जजमेंट आपको दिया गया है सेक्शन 114, आई गेस ये 50 है। XNL आई गेस 50 है, 57, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, पर आप पढ़ लेना। सो बिकॉज सेक्शन 14, 114 एंड ऑर्डर whatever it is the right answer. So question number 10, option A is the correct answer. Let's move on to question number 11. Question number 11 कहता है which of the following is an essential element of a plaint? plaint का essential element क्या है? एक statement ऑफ कोज ऑफ एक्शन, एडमिशन ऑफ लायबिलिटी, डिनायल ऑफ फैक्ट्स या फिर काउंटर क्लेम। क्या प्लेंट का असेंशियल एलिमेंट है? 5 सेकेंड्स है आपके पास, बताइए क्या है प्लेंट का असेंशियल एलिमेंट? बताइए गाइस, बताइए एसेंशियल एलिमेंट। गाइस द राइट आंसर इज कोज ऑफ एक्शन। अगर देखिए सिविल सूट के अंदर आप अपना कोज ऑफ एक्शन
मेंशन नहीं कर रहे हो तो आपका प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। एक्चुअली ऑर्डर 7 के अंदर मेंशन है प्लेंट के बारे में, तो एसेंशियल के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच प्रोविजन इनेबल्स द कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट व्हेन पार्टीज आर नॉट प्रेजेंट। कौन सा ऐसा प्रोविजन है सीपीसी के अंदर जो जज क्या कहते हैं कोर्ट को परमिशन देता है कि प्रोनाउंस जजमेंट, आप जजमेंट दे दो, पार्टी है नहीं है आप जजमेंट दे दो। जब सॉरी स्पेशली पार्टी ना हो, है तो फिर ठीक है, ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए कहता है ऑर्डर 9 रूल 6, ऑप्शन बी ऑर्डर 20 रूल 1, ऑप्शन सी ऑर्डर 21 रूल 10, ऑप्शन डी ऑर्डर 39 रूल 2। थिंक अबाउट इट। 5 सेकेंड्स है आपके पास, बताइए क्या अलाउ करता है कि भाई बिना पार्टीज की प्रेजेंस के आप जजमेंट दे सकते हैं, कौन सा ऑर्डर है? द राइट आंसर इज, बोलिए क्या राइट आंसर होना चाहिए? ऑर्डर 20। यस गाइस, सीपीसी ओपन करेंगे वहां पे आपको दिख जाएगा एंड देन यू कैन फाइंड आउट इजीली। ऑर्डर 20 रूल 1 टॉक अबाउट कि आप जजमेंट मतलब आप मींस जज, ऑनरेबल कोर्ट जजमेंट दे सकता है व्हेन पार्टीज आर नॉट प्रेजेंट। सो क्वेश्चन नंबर 2 sorry question number 12 option B is the right answer. Okay, let's move on to the question number 13, which is the limitation period for filing an appeal from a decree in a civil suit. लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन एक्ट खोल लीजिए फटाफट। लिमिटेशन एक्ट के अंदर कौन कितना लिमिटेशन पीरियड है डिक्री से अपील फाइल करने का? डिक्री आ गई उसके बाद आपको अपील फाइल करने का कितना टाइम है? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 120 डेज। बहुत ईजी है, खोलिए वहां खोलती पता लग जाना है आपको। लिमिटेशन पीरियड के लिमिटेशन एक्ट के अंदर मेंशन है 30 डेज। कोई डिक्री आई, डिक्री से अपील फाइल करने का जो समय है 30 डेज है। अदरवाइज आपको कॉन्डोनेशन ऑफ डीले की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी एंड कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपका जो ये डीले है व्हाई इट शुड बी इग्नोर्ड एंड यू बी अलाउड टू फाइल एन अपील। दैट इज अ प्रोसीजर। कॉन्डोनेशन ऑफ डीले की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अगर आप 30 डेज के बाद फाइल कर रहे हैं एंड यू नीड टू मेंशन एंड यू नीड टू फाइल एन एफिडेविट। सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो माय हम्बल रिक्वेस्ट लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड, डिक्री को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है ओनली विद इन 6 years, 12 years, 10 years या फिर विदाउट एनी लिमिटेशन। 5 सेकेंड्स, बताइए कितने समय में एक डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है? बताइए। लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन कौन सा है बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना वो भी। गाइस अगर हम बात करें डिक्री आने की, एक बार डिक्री आ गई, अब आप उस डिक्री को यूज कर सकते हो विद इन 12 years। ये लिमिटेशन पीरियड है। अगर आप 12 years के अंदर उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा लेते हो तो आप मतलब उस डिग्री को यूज एग्जीक्यूट करवा के अपने फेवर में जो भी आपके जो डिग्री हुई है उसका लाभ उठा सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो। अदरवाइज आफ्टर 12 years यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड से दैट आई वांट टू गो फॉर एग्जीक्यूशन प्लीज योर लॉर्डशिप वुड आस्क यू टू टेक अ head and go out of the court. So question number 14 option B is the right answer. Let's move on to the question number 15. Execution of foreign decree in India is governed by, I guess ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी कोई क्वेश्चन किया है, चलो दोबारा आ गया तो नो प्रॉब्लम। एग्जीक्यूशन सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड 14, सेक्शन 15 एंड 16, सेक्शन 17 एंड 18। आई गेस उसमें दूसरे फॉर्म में आया था ये क्वेश्चन, आप एक बार देख लेना पार्ट 1 पार्ट 2 कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन हमने किया है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन डिक्री इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय, कौन से सेक्शन से गवर्न होता है एग्जीक्यूशन? बताइए भाई बताइए कौन सेक्शन से गवर्न होता है? 5 सेकंड्स है आपके पास। द राइट आंसर इज सेक्शन 13 एंड 14। सेक्शन 13 एंड 14 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन डिक्री, फॉरेन जजमेंट कह लीजिए।
ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 गाइस। 16 कहता है रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रेस जुडिकाटा कौन सेक्शन में दिया गया, अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा प्लीज। सो रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू, कहां पे अप्लाई होता है? सिविल केसेस ओनली, क्या वो सिविल केसेस पे अप्लाई होता है? क्रिमिनल केसेस ओनली, सिविल एंड क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ओनली? कहां पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है बताइए, बताइए कहां पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है? सिविल में तो होता है, सबको पता है, सिविल में मेंशन है सेक्शन 11। चलिए मैंने बता दिया, आपके बताएंगे। अब क्रिमिनल में होता है या नहीं होता, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में होता है या नहीं होता? कहीं देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को तो उठा के बाहर रख दीजिए, वहां रेस जुडिकाटा का मतलब नहीं है। अब क्रिमिनल केसेस के अंदर रेस जुडिकाटा का कोई लेना देना नहीं है। आप बताओ ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, अब बताओ कौन सा सही आंसर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सिविल के साथ साथ क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। पढ़िए रेस जुडिकाटा, यू वुड गेट टू नो। लॉ इज नॉट, आई मीन लॉ इज सिंपल बट लैंग्वेज में बी pretty ambiguous. So let's move on to question number 16. Which of the following cannot be subject of execution? क्या चीज का एग्जीक्यूशन नहीं करवाया जा सकता? नहीं करवाया जा सकता। ऑप्शन ए प्रिलिमिनरी डिक्री, ऑप्शन बी फाइनल डिक्री, ऑप्शन डी ऑर्डर फॉर रेस्टिट्यूशन, या ऑप्शन डी डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना। मैंने पिछली वीडियो के अंदर रेस्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन लिया था और वहां उसको सॉल्व भी किया है। सो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? किस चीज का एग्जीक्यूशन नहीं करवाया जा सकता? किस चीज का एग्जीक्यूशन नहीं करवाया जा सकता बताइए। बहुत सिंपल है। ऑप्शन ए प्रिलिमिनरी डिक्री। प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है? जो शुरू शुरू में आई है। फाइनल, फाइनल नहीं है, उसका आप एग्जीक्यूशन कैसे कराओगे? जो चीज फाइनल ही नहीं हुई उसका आप एग्जीक्यूशन कैसे करवाओगे? सो प्रिलिमिनरी डिक्री इज सच डिक्री विच कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड in CPC. So question number 17, option A is the right answer. Let's move on to the question number 18. Question number 18 कहता है which rule of order 9 deals with dismissal of suit for non appearance of plaintiff? अब हम ऊपर हमने पढ़ा था ex parte, अब यहां पे हम पढ़ रहे हैं dismissal of suit for non appearance। मान लीजिए ए पर्सन ने सूट फाइल किया, कोर्ट के पास गया, मान लीजिए ये पर्सन है, ये गया कोर्ट के पास। अब कोर्ट में क्या हुआ भैया, खुद तो चले गए पर अपीयर खुद ही नहीं हो रहे हैं। अब अपीयर नहीं हो रहे हैं तो क्या होगा? डिसमिसल ऑफ द सूट हो जाएगा। बट ये कौन से रूल के अंदर मेंशन है? रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 8, कौन से रूल के अंदर मेंशन? बताइए कौन से रूल के अंदर मेंशन है? कौन से रूल के अंदर मेंशन है? बताइए गाइस, अपने ऑर्डर चेक कर लीजिए, बता रहा हूं मैं, अभी भी आपको हेल्प कर रहा हूं, बताइए। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर भी लिखे जाते तो बेटर होता। वैसे रूल 8 है पर ऑर्डर, ऑर्डर इसका जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर, इसे क्या कहते हैं यार, ये 9, 9 है। ऑर्डर 9 रूल 8 के अंदर मेंशन है नॉन अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिफ की वजह से सूट को डिसमिस किया जा सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अंडर विच प्रोविजन, आई डोंट नो हूज किड इज क्राइंग अ लॉट मैन, ठीक है बच्चा बहुत रो रहा है। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे। अंडर विच प्रोविजन मे अ कोर्ट अपॉइंट अ रिसीवर? वाओ, कोर्ट कौन से प्रोविजन के अंदर रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है? रिसीवर क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हु इज अ रिसीवर? रिसीवर क्या है? आप कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट मुझे बता दीजिएगा। आपको तो अब सीपीसी आती है, ऑल इंडिया बार एग्जाम देने जा रहे हैं, रिसीवर क्या होता है बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर है? 5 सेकंड से आपके पास, बताइए, बताइए गाइस, बताइए कौन से ऑर्डर में मेंशन है, कौन से ऑर्डर में ये है? अब मुझे समझ में आ गया, आ गया, ये है 40, 40, ऑर्डर 40। सो ऑप्शन बी ऑर्डर 40, 40 के अंदर रिसीवर के बारे में मेंशन है कि कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है। क्या करने के लिए? कमेंट सेक्शन में बता दीजिए रिसीवर का क्या काम है। बहुत इजी है, सिविल के अंदर रिसीवर का काम है, कोर्ट अपॉइंट करता है ऐसे। सो क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हेन कैन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा नॉट अप्लाई?
भाई साहब ये जो नोट आते हैं ना एग्जाम के अंदर, प्लीज इस पे थोड़ा ना एक्स्ट्रा एम्फेसाइज कीजिए, भूलिए मत, वरना हम क्वेश्चन आते सी बातें भी गलत कर देते हैं। ऑप्शन ए, व्हेन प्रीवियस जजमेंट वाज बाय अ कंपीटेंट कोर्ट, अगर कोई प्रीवियस जजमेंट कंपीटेंट कोर्ट के द्वारा है, क्या रेस जुडिकाट अप्लाई नहीं होगा? ठीक है, आप बताइए। व्हेन इश्यूज आर आइडेंटिकल, अगर इश्यूज आइडेंटिकल तो क्या रेस जुडिकाट अप्लाई नहीं होगा? व्हेन जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, क्या रेस जुडिकाट अप्लाई नहीं होगा? या फिर व्हेन पार्टीज आर सेम, क्या रेस जुडिकाट अप्लाई नहीं होगा? बताइए किस टाइम पर रेस जुडिकाट अप्लाई नहीं होगा? भाई सब देखिए, अगर प्रीवियस जजमेंट कंपीटेंट कोर्ट ने दिया तो रेस जुडिकाट अप्लाई होगा, तो इसको तो हटा ही दीजिए। व्हेन जज इश्यूज आर आइडेंटिकल, अगर मान लीजिए सेम इश्यूज है या आइडेंटिकल इश्यूज हैं जो फ्रेम हुए थे, तब भी रेस जुडिकाट अप्लाई होगा। व्हेन पार्टीज आर द सेम, तब भी रेस जुडिकाट अप्लाई होगा। ऑप्शन सी, व्हेन द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, कोई भी फ्रॉड तरीके से आपने जजमेंट को लिया है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। यू कैन अप्रोच द कोर्ट अगेन एंड देन यू कैन मेक, means you can appraise your facts and all these things and the courts would incline to hear you. गाइस आज इस वीडियो में हमने देखे टोटल 20 क्वेश्चंस ऑफ सीपीसी। दिस इज अ थर्ड लेक्चर ऑन सीपीसी। आज हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर भी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।